तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ का जो एपीएफसी एग्जाम है या फिर जो एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम है उसके लिए। ठीक है। तो इस एग्जाम में एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, दैट इज इंडियन पॉलिटी, जो आपको पढ़ना होता है। तो आज हम इस एग्जाम के लिए, जिसके मैंने नाम लिए इंडियन पॉलिटी, को कैसे टारगेट करना है इसकी बात हम करेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो इंडियन पॉलिटी है दैट इज अ वेल नोन सब्जेक्ट अमंग द स्टूडेंट्स, और कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से गो थ्रू करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है। चाहे फिर वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे यूपीएससी का सीएपीएफ या सीडीएस या एनडीए हो, या फिर स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो फॉर दैट मैटर, जगह जगह ये एग्जाम का आपको पढ़ाई कर इस सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। कहने का अर्थ ये है कि कई सारा ज्ञान ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए है। ठीक है। दूसरी तरफ एक बुक है एम लक्ष्मीकांत, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, विच इज कंसीडर्ड एज द बाइबल फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 1500 पन्ने की किताब है। अगर आपने वो किताब आपने घोटी हुई है, रट डाली है, तो फिर आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे जाके आपको एग्जाम में बैठना है और आप उसमें अच्छा स्कोर करके ले आएंगे, बशर्ते आपने अच्छे से रिवीजन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए हों। ठीक है। तो अब मेन बात पे आते हैं। मेन बात यह है कि जब मैं एपीएफसी और ईओ के एग्जाम को देखता हूं तो वहां पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जिसका मतलब यह है कि समय का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए इसका फैसला पहले से ही लेना पड़ेगा। तो वो लेने के लिए ये जरूरी है कि हम इंडियन पॉलिटी पे जब जाएं तो उसके एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल को पहचान जाए, ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई, इस डेप्थ तक इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसमें बिल्कुल उससे ज्यादा घुसने का नीड नहीं है, तभी वो सब्जेक्ट जो है टाइमली खत्म होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो जरूरी है ही कि वो इस वीडियो को देखें, पर जिसने पढ़ा भी है वो भी एक बार ये जरूर देखें कि कैसे कैसे कि किस डेप्थ तक आपको इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों के पेपर में, विल ट्राई टू कैटेगराइज देम, कि हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज के सवाल कैसे कैसे बनते हैं। उदाहरण के तौर पे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं मुझे वही याद करने हैं, या इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो मुझे अपने एग्जाम के लिए पढ़नी होगी। इन सब चीजों की हम आज बात करेंगे। ठीक है। उसके पहले अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ह्यूमन पेरिटस ने ये कोर्स लॉन्च कर दिया है। वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल्स देनी है, वहीं पे फीस पे करके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। जो वेबसाइट का लिंक है वो हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू कैन चेक द कोर्स एंड एनरोल नाउ। ठीक है। चलिए, ये हो गई बात। अब हम एक बार सबसे पहले सिलेबस के कीवर्ड को देख लेते हैं। तो एपीएफसी के सिलेबस में जब मैं गया तो कीवर्ड मिलता है मुझे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब मैं इंडियन पॉलि ईओ एओ के एग्जाम पे आया तब मुझे कीवर्ड मिलता है इंडियन पॉलिटी। ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नेंस, ये मुझे कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो इस सब्जेक्ट से वास्ता रखते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पिछले साल के जो पेपर हैं उनको देखेंगे। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पिछले साल के पेपर में जो इंडियन पॉलिटी के सवाल आए हुए हैं उसको देखने की प्रयास करेंगे, और उससे उससे अंदाजा लगाएंगे कि हमें क्या अपनी बाउंड्री बनानी है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, सो दैट हम टाइमली इस सब्जेक्ट को खत्म कर सकें। अच्छा, एक कमाल की बात हमने क्या करी है इसमें, कि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करते हैं तब हम खुद को केवल और केवल ईओ एओ और एपीएफसी तक सीमित नहीं करेंगे। हम इसके अलावा भी जो और भी एग्जाम्स होते हैं, जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, ये तो रिक्रूटमेंट टेस्ट है ही, पर जो और भी रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या फिर आपका एडमिन ऑफिसर, ठीक है, या आपका सीनियर एडमिन ऑफिसर, ठीक है, हम इन एग्जाम्स के भी सवालों को देखेंगे। क्योंकि क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल इन इन पेपरों का है, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल इन एग्जाम्स का भी है। और हमारा जो ब्रैकेट है, हमारा जो ब्रैकेट है
जिससे हमारा जो सैंपल है, जिससे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या तैयारी का मोड रखना चाहिए, वो हमारा और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बाय द वे, ह्यूमन पेरेटस ने जो इंडियन पॉलिटी का कोर्स बनाया है आपके लिए इस एग्जाम को, वो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बनाया है कि जो सवाल का डिफिकल्टी लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल इन सारे एग्जाम्स को मिला के जो पूछा गया है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है कंटेंट सारा क्रिएट हुआ है, ताकि वो कंसाइज होके टाइमली आपको खत्म कर सके। पढ़ने को तो प्रेम एम लक्ष्मीकांत से ज्यादा बढ़िया किताब तो है ही नहीं, पर अगर आप उसको टाइमली खत्म करने के मूड में हैं, तो आप बिल्कुल इस कोर्स पे जाके जो है क्लासेस को देख सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, और यहीं से जो है आपका जो है पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया प्रचार। अब हम आते हैं अपने 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 कैटेगराइजेशन पर, और क्या करते हैं, सवालों को देखते जाते हैं। सिलेक्टेड सवाल है जो निकाले हुए हैं मैंने, उनको हम देखते जाते हैं और उनसे अंदाजा लगाते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वो करते करते पहले तो जो कैटेगरी है, देर आर 9 कैटेगरीज जो बनी है, यानी कि 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम के इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। पहले डायरेक्ट प्रोविजन, यानी कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उससे डायरेक्ट जो सवाल आए हैं, उनको उनको हम देख लेते हैं कि वो डायरेक्ट सवाल कैसे होते हैं। ठीक है, तो एएलसी 2015 में यह सवाल आया है, आर्टिकल 155 और 166 डेल्ट विद। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है कि आर्टिकल किस चीज से डील करता है। इसके अलावा एएलसी 2015 का एक और सवाल कि जो 7 शेड्यूल है वो किस चीज की बात करता है, एकदम डायरेक्ट सवाल है। ठीक है। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्ट रोल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए हैं, ये वाला सवाल आया है। ये कब आया है? एपीएफसी का एग्जाम में 2016 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 36 से 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू विच। तो बिल्कुल बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सिंपल है कि कठिन है। सिंपल और कठिन जो होता है वो रिलेटिव टर्म्स होता है। जिसने पढ़ रखा है उसको सिंपल लगेगा, पर जिसने शुरू कर रहा है उसको तो पता भी नहीं होगा कि क्या होगा। तो विल लेट अस यूज वेरी राइट करेक्ट वर्ड्स। तो क्या है? डायरेक्ट सवाल है। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिया हुआ है आर्टिकल में क्या है, क्या उसका वो है, वो वहां से पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अब हम दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं, दैट इज इम्प्लीकेशन बेस्ड। इम्प्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि कोई बात जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजंस में नहीं लिखी गई है, पर इम्प्लीकेशन उसका वही है, उस बात से निकल के यही आ रहा है, दैट इज द इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये भी देखने को मिले हैं। अब ये देखते हैं ये किस टाइप के हैं। एएलसी 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजंस राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो इसका ए आंसर है, फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिव फॉर द सिटीजन। क्यों ये इंप्लीकेशन बेस्ड है? क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो कहीं पर सिटीजन्स की बात करते हैं, कहीं पर्सन्स की बात करते हैं। देयर आर सम राइट्स जो कि केवल सिटीजन्स नहीं, जो सिटीजन्स नहीं है उनके लिए भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। ये डीआरडीओ स्टोर ऑफिसर में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो प्रियम्बल से रिलेटेड जो है आपको थॉरोली पढ़ना होगा कि प्रियम्बल से रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, तब इसका सही जवाब आप देंगे। ठीक है, द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट इमर्ज आउट ऑफ विच ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी से निकल के आता है। ठीक है, ये बात भी इंप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, तो ये हो गए दूसरे टाइप के सवाल। तीसरे हैं आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। ठीक है, अब क्या, ये तो वैसे आप लोग खुद भी पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना तो उसके पीछे का जो इतिहास था या जो बैकग्राउंड था, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, चाहे और पीछे जाके गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश के कुछ एक्ट्स हो, उन सब का सवाल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे ये है, which of the following form the basic premises for developing the Indian Constitution of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ने अलग अलग एक्सक्यूज मी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो रेफरेंस लिए हैं, कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से जो रेफरेंस लिए हैं, वो सवाल है। ये कब आया? एपीएफसी एग्जाम 2016 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है किसके अंडर बनी थी। तो ये भी सवाल बैकग्राउंड से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिगार्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, उसके पहले भी जो ब्रिटेन के टाइम पे जो अलग अलग एक्ट्स आ रहे थे, चाहे चार्टर्स एक्ट आ रहे थे, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चाहे 1919 आया या 1935 आया, वो सब भी आपको देखने होंगे। ठीक है, who among the following was the chairman of the यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्टोर ऑफिसर 2016 का सवाल आया। ठीक है, तो
यहां से मुझे बैकग्राउंड के बारे में भी पता चला, और यहीं से अब तक हम ये बात देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्ट प्रोविजंस हैं उसके बाहर भी सवालों को तैयार करना होगा। ठीक है। अगला है आपका सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना तो उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स भी हुए। आई थिंक 104 105 अमेंडमेंट जो है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड भी सवाल देखने को मिलता है, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अकॉर्डेड पोजीशन ऑफ प्राइमेसी टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट। ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू which one of the following amendment to the Constitution of India, the age to exercise franchise was reduced from 21 years to 18 years? ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स भी देखने के सवाल आए हैं, और इसकी भी एक कैटेगरी बन सकती है। ठीक है। अगला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उसी के सवाल पूछे जाते हैं, कई बार नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये है आपके सामने ईओयू 2017 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो ये तो बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है। अगला, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो हैं उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स तो हैं ही, पर साथ में प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको भी पूछा गया है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ईपीएफओ 2021 में कि कमिटी ऑन एस्टिमेट्स जो है, जो पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, उसका मैंडेट क्या होता है। ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन का सवाल आया हुआ है। ठीक है। जो यूजली रूल बुक में होते हैं वो सवाल पूछे गए हैं। ये कहाँ आया है? सीनियर एडमिन ऑफिसर 2016। अगर आप नोट करते जाइए कि ये जो सवाल है ये रैंडम सवाल नहीं है, ये अलग अलग रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो यूपीएससी ने पूछा है, जो कि इंडियन पॉलिटी के डिफिकल्टी लेवल में सिमिलर है, उसके सवाल हैं ये। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये सवाल आए हैं। एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, वो है सिग्निफिकेंट कमीशन से कमिटीज जो बनी, जिन्होंने समय समय पे वो दिया, क्या कहते हैं, समय समय पे अपना रिकमेंडेशन दिया, उनके भी सवाल आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकारिया कमेटी ने सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड बात करी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी। ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी सवाल आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन 1977। तो ये क्या है? ये आपका बीआरओ एडमिन ऑफिसर 2019 में आया। ठीक है। ऐसे भी सवाल हैं। अब जो आपका ये जो आपका पेपर है विच इज एपीएफसी एंड ईओएओ, इसमें एक कीवर्ड है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कीवर्ड की तो आपको पढ़ाई करनी है, बट साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको उन पे भी आपको नजर बनानी है, क्योंकि सवाल आ रहे हैं। ठीक है। एएलसी देखेंगे तो एएलसी में भी कीवर्ड है। एएलसी में पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो ये क्या है? हालांकि है तो ये डायरेक्ट ही, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी स्टेट शेल एंडीवर टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग वेजेस। तो आप पढ़ेंगे तो लिविंग वेज दिया हुआ है। अगेन ये डायरेक्ट है, बट घुमा के पूछा है, उस प्रोविजन की बात नहीं करी है, बस ये वेजेस से जोड़ दिया है कि कौन से वेजेस पे से पूछा है। ठीक है। तो ये सवाल देखने को मिले। हमारी जो लास्ट कैटेगरी है वो है आपके कुछ कुछ सिग्निफिकेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इसके भी सवाल देखने को मिले हैं। जैसे कि 2016 स्टोर ऑफिसर डीआरडीओ का एग्जाम में ये पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की थी, वो किस जजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये मैंने एक आपको दिखाया, और ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब हम पहले अब इस पूरे एनालिसिस को समराइज कर देते हैं, और इसमें हम आप इस ये समरी थोड़ी जरूरी है। इस समरी से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि व्हाट टू डू एट द सेम टाइम, व्हाट नॉट टू डू, किस लेवल तक आपको नहीं जाना है और किस लेवल तक आपको जाना है। ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। ब्रिटिश एरा से जो शुरू हुए थे वहां से पढ़ना चालू करिए, चार्टर्स एक्ट से वहां से पढ़ना चालू करिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक जाइए। पर हर जगह आपको क्या करना है? हर जगह आपको उन सारे एक्ट्स को नहीं पढ़ना है, आपको की फीचर्स को पढ़ना है। ठीक है। की फीचर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ये किस तरीके से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो जब हम इसमें जाते हैं आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे, ठीक है,
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से आप शुरू कर सकते हैं और नोटेबल नोटेबल फीचर्स पढ़ते जाइए। दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है आपको, एक एक करके सारा पढ़ते चले जाना है। जितने भी एक्ट आते गए यू कैन रीड फ्रॉम हेयर, ठीक है, इस तरीके से देखना है। अगला बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले उसके स्ट्रक्चर या टेबल ऑफ कंटेंट को देख लो कि कौन से पार्ट में कौन सी बात लिखी है, और उस पार्ट के बारे में जान लो कि कौन सा पार्ट है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोविजन में वो चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तीसरा है अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स तो गाइस 104 105 अमेंडमेंट हो रखे हैं। तो क्या सारे अमेंडमेंट पढ़ने हैं? द आंसर इज नो। आपको केवल सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट पढ़ने हैं, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैं। और कोई भी क्लास आप पॉलिटी की लगाएंगे तो मैडम जो है, जो इसमें पढ़ा रही हैं आपको, वो आपको बता देंगे कि कौन सा अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है, और ऑटोमेटिकली आपका जो अमेंडमेंट पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अमेंडमेंट में एक बार आपको दिखाऊं तो आई थिंक अमेंडमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे अमेंडमेंट्स हमने आपको दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये तो अमेंडमेंट वाला चैप्टर है, आई थिंक यहाँ पे होगा, मैम ने कहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो अभी तो मुझे मिला नहीं है, बट आप इसको जरूर देख लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स यहाँ पे मुझे मिल गया। तो यहाँ पे एक लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा कौन सा अमेंडमेंट है और उसमें क्या हुआ। एक सिंपल सी बात, जैसे 10 शेड्यूल कौन सा अमेंडमेंट से जुड़ गया, ठीक है। तो वो आप जाके, जैसे पंचायती राज आया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट के बाद आया, तो दीज आर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में तीन चीजें करनी है। एक तो प्रोविजंस करने हैं, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा कमिटीज के बारे में पढ़ना है, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, मैंडेट के बारे में पढ़ना है, और कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के कीवर्ड होते हैं, ठीक है, जीरो आर एंड समथिंग, वो सब आपको देखना है, तब जाके ये टॉपिक आपका पूरा होगा। इंपॉर्टेंट कमिटीज, कमिटीज ने क्या, क्या कमेटी का नाम है और उस कमेटी ने क्या स्पेसिफिक बात बताई। देखिए कमेटी बहुत सारी बात बताती है और ऐसा होगा भी कि आपसे कुछ मिस हो जाए, दैट इज ओके। पर एक सिग्निफिकेंट लेवल पे अगर आप ये जान लेंगे कि उस कमेटी का पर्पस ये था, उसके लिए बनी थी, तो आपका सवाल हिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट सवाल जो है इन पेपरों में, आरटी पेपर में देखने को मिलते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो बिल्कुल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको पढ़नी है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपको पढ़नी है। जैसे नेशनल कमीशन है, ठीक है, हमने यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, और हमने जो आपको दिया हुआ है आप तो उसी तक सीमित रहिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी सभी एग्जाम्स को एनालाइज करके ही आपके लिए कोर्स बनाया है, ठीक है, जिससे आप इन कमिटीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये हो गया टोटल। अब आपके कुछ ऐसी चीजें जो कि, पहली बात तो ये, जितनी भी चीजें थी इनके लिए आपको डायरेक्ट पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ये आपको प्रत्यक्ष लेवल पे पढ़ना है। जो सामने लिखा है उसको बस याद कर लेना है, ठीक है। सो मोर ऑफ अ मेमोरी बेस। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे इम्प्लीकेशन की बात करी जाती है, वो आपको देखने होंगे, यानी कि उसके बारे में इन डेप्थ आपको जाना होगा। मैं आपको लिखवा देता हूँ सबसे पहले, जो प्रियम्बल है उसके बारे में इन डेप्थ में आपको पढ़ना होगा, जिसके लिए बेहतर यही है कि आप क्लास को देखिए, जो मैडम ने क्लास पढ़ाई है उसको देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। जो साइलेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको इम्प्लीकेशन बेस पे देखने हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो आपको इम्प्लीकेशन बेस पे देखना है, एंड देन डीपीएसपी जो है वो आपको इम्प्लीकेशन बेस पे देखना है, तब जाके ये टॉपिक आपका अच्छे से होगा, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे हमारा ऐसा मानना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, इससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट, जितने भी आपके जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं, जजमेंट्स हैं, उनको जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी ही सिग्निफिकेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गया कि क्या करना है, किस डिफिकल्टी लेवल पे जाना है, कहाँ डेप्थ में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो सब आप समझ लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कितनी चीजों को देखना है वो भी आप समझ लिए। अब बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू, तो गाइस, और ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कि पॉलिटिकल थॉट्स जो होते हैं, जैसे लिबर्टी हो गया, सोशल लिबर्टी हो गया, रिस्ट्रेंट हो गया, या तुम्हारा और भी कुछ हो गया, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, उसके आपको जो है
उसके आपको डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल छोड़ देना है इस टॉपिक को। कोई पॉलिटिकल थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, एक भी थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगर एक आध सवाल आ भी गया तो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अपने टाइम को भी मैनेज करना है, ठीक है। ये सवाल आरटी पेपर्स में नहीं देखे जा सकते। जैसे कि सिविल सर्विसेज का एक सवाल मुझे याद आ रहा है, उसमें पूछा था कि हाउ लिबर्टी इज रिलेटेड टू दी रेस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट। तो भाई ये एनालिसिस आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके समय को जो है आपके बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सीमित रखना इन चार टॉपिक तक। इसके अलावा कोई और इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना। जो प्रोविजन लिखा हुआ है बस उसको कंप्लीशन में पढ़ जाना, ठीक है, उसका मतलब पूरा निकल के आपको समझ में आ जाए, और फिर आपका ये टॉपिक जो है इंडियन पॉलिटी का पूरा हो जाएगा टाइमली, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने आपको कोर्स दिया हुआ है इंडियन पॉलिटी का, ठीक है, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमने इन्हीं सारी चीजों को सोचकर आपके लिए सारे टॉपिक्स बनाए हैं। अपना फैसला करिए कि आपको किस टॉपिक के लिए क्लास देखनी है, किस टॉपिक के लिए आपको बुक देखनी है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसा टॉपिक है जिसके लिए क्लास देखना आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, सीधे आप बुक पढ़ सकते हैं। पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप सारे लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही सोच समझ के बनाया है। और इसमें वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली जो किसी ना किसी पेपर में आ रखे हैं, चाहे वो आरटी का एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपका इंडियन क्या कहते हैं, आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो। हमने सब कुछ ही आपको दे दिया है, ठीक है। तो जरूर अगर आपने पढ़ा भी है तब भी आप इन सवालों से आपको गो थ्रू करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो जरूर इसको कर लीजिए, इसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। बाय द वे, ये जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हम इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं वैसे ही सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसका आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं खुद से समझने के लिए कि कैसे आप हमारे साथ एक ही जगह पे सिस्टमेटिकली कंसाइज वे में पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। बाकी इंडियन पॉलिटी के लिए ये जो पूरी कहानी हमने डिस्कस करी, इसको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई चालू करिए। और ऐसे ही और भी टॉपिक्स के लिए हम वीडियो प्लान कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नीचे नंबर लिखा है, कोई भी चीज आपको डिस्कस करनी है आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट।